देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करने वाला एक मैनेजर हूँ। वैसे तो इस नौकरी को करते हुए अब तक काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन मैं बैंक में पहली बार ही लगा था, जिस खुशी से मैंने काफ़ी मिठाइयाँ भी बंटवाई थी। वैसे तो हर जगह का कोई ना कोई इतिहास होता है, लेकिन जो बैंक बनी हुई थी उसका नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा अटपटा लगता था और पता नहीं क्यों, लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता था। और इस चीज़ के पीछे का क्या कारण था मैं भी इससे अनजान हूँ। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था अपने काम को अंजाम देना। मैं उसी में मगन रहता था और रोज़ कोई ना कोई चीज़ मेरे लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती। सच कहूँ तो आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी बैंक के अंदर इतनी मुसीबत नहीं देखी थी। खैर, अब हम जो काम करते हैं इस काम के अंदर मुसीबत का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं भी इस चीज़ को सिर्फ अपनी ड्यूटी के ऊपर ही सीरियस लेता था, क्योंकि मैं दिन की ड्यूटी ख़त्म करके घर आता था तो मैं इन सभी चीज़ों को वहीं पर छोड़ आता था। यानी कि मैं दो ज़िंदगी जीता था, एक अपनी जॉब की ज़िंदगी और एक अपने घर की ज़िंदगी। ज़िंदगी में मुसीबत का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक दिन की बात है जब मैं सुबह सुबह रोज़ाना की तरह बाइक लेकर निकल पड़ा था। उसी वक्त अचानक ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह बीच रास्ते में मेरा फ़ोन बज जाएगा। मैं बाइक चला रहा था तो मेरे फ़ोन की रिंग बजी जा रही थी और इसी बीच मैंने सोचा कि मैं एक हाथ से ही फ़ोन उठा लेता हूँ। इसलिए मैंने एक हाथ से हैंडल पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फ़ोन निकालने लगा। पर मुझे क्या पता था कि इस रोड को क्रॉस करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाला अचानक मुझे इस तरह पकड़ लेगा। तभी मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने अचानक ही मेरे सामने अपना हाथ दिखा दिया है। मैं समझ गया था कि मैंने अभी अभी जिस तरह से उतरने की कोशिश की थी उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़्यादा घबराहट नहीं हुई। मैंने सोचा कि या तो ये कोई नॉर्मल चालान होगा, इसलिए मैंने उस ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने बाइक को धीमा कर दिया। लेकिन इस बार जैसे मेरी बाइक वहाँ पर रुकी तो वहाँ पर एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे पुलिस वाले मौजूद थे। पहले तो उन्होंने बाइक के अंदर से चाबी निकाल ली और उसके बाद बाइक सीज कर दी। मैं समझ गया था कि अब बड़ा लफड़ा होगा। मैंने चालान कटवाने की भी कोशिश की, लेकिन उस वक्त मेरे पास आरसी और इंश्योरेंस दोनों ही नहीं थे और ना ही तो उस वक्त मेरे पास मेरा लाइसेंस था। अब मैं दो पार्ट के बीच में फंस गया था। एक तरफ तो जहां मुझे अपनी बैंक के अंदर लेट हो रहा था, अब बाइक को छुड़वाना भी ज़रूरी हो गया था। तभी मैंने पुलिस वालों से काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने बताया कि सेक्शन के तहत मैं अपनी बाइक को वहां से तभी ले जा सकता हूं जब मेरे पास प्रूफ हो कि मेरी अपनी बाइक है। आरसी और इंश्योरेंस का अपने पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना हज़ारों रुपए का चालान कट सकता है। और तो और चालान कटने के बाद भी बाइक मिले ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं होता। दोस्तों, ये सब ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था और उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो यहाँ से मेरा निकलना ही ठीक होगा। अब मैं अपनी बाइक को शाम को जाते वक्त यहाँ से छुड़वा कर ले जाऊँगा। और उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मेरी बाइक उस पुराने थाने में जमा की गई है और चालान कटवा कर और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर बाद में अपनी बाइक को ले जाना। तभी मैंने सोचा कि अब मैं बस पकड़ कर यहाँ से निकल जाता हूँ और शाम को आते वक्त मैं अपनी बाइक को छुड़वा लूँगा। यही सोचकर मैंने वहाँ से बस पकड़ी और सीधे बैंक के पास पहुँचा। जैसे मैं बैंक में पहुँचा तो मैंने अपने सहकर्मियों के इस बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि वो पुलिस वाले थोड़े पैसे खाकर भी मान सकते थे, लेकिन तुमने लापरवाही बरती है जिस वजह से अब तुम्हारे काफ़ी रुपए लगने वाले हैं। लेकिन इस वक्त मुझे पैसा लगे या फिर ना लगे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए थी, वो ये थी कि मेरी बाइक को कोई नुकसान न पहुँचाए या फिर बाइक को जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए। फिर उसके बाद मैंने ये बात अपने भाई को बताई। मेरा भाई करीबन 22 साल का था और वो अभी भी कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन उसके पास तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि शाम को जाते वक्त मुझे कुछ करना होगा, इसलिए मैंने उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए थे। जैसा कि मैंने सोचा था मुझे बिल्कुल वैसा ही करना था। मेरा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब शाम के 4:15 बजने के आसपास मैं बैंक से सारा काम निपटा चुका था और अब मुझे घर के लिए निकलना था। लेकिन इसी बीच मेरे दोस्त आर्यन जी मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए और हम वहाँ खाना खाने में जुट गए। थोड़ा बहुत ही नाश्ता पानी करने के बाद अब मैंने सोचा कि अब सही मौका है,
हमें घर के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच मुझे याद आया कि मुझे तो आज बस से जाना होगा, क्योंकि आज मेरी बाइक वहीं थाने के अंदर जब्त की गई है और उसे छुड़ाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात मैंने अपने दोस्त आर्यन को बताई तो उन्होंने कहा, अरे यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बाइक अभी तक तो छुड़वा चुका होता। फिर उसके बाद मैंने आर्यन जी को बताया कि मुझे अपनी बाइक आज और अभी किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि मुझे कल किसी इम्पोर्टेंट काम से जाना है। तभी आर्यन जी ने किसी को फ़ोन लगाया। शायद वो वहीं के ऑफिसर थे और वो उसे काफ़ी अच्छे से जानता था, लेकिन ऑफिसर का भी वही जवाब था। उसने बताया कि जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक वो बाइक मुझे नहीं सौंपने वाले। उन्होंने बताया कि अब चालान कट चुका है, मेरा सिग्नेचर हो चुका है, जब तक मैं सारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा देता तब तक वो पुलिस वाले मेरी बाइक को इस तरह से छोड़ने वाले नहीं थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आर्यन जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसके बाद उन्हीं के साथ जाकर मैं अपनी बाइक को छुड़वा कर वापस ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था क्योंकि आर्यन को किसी काम से बाहर जाना था। और उसके बाद मैंने आर्यन जी से विदा लिया और उसके बाद मैं तुरंत ही निकल पड़ा। जैसा कि मैंने अपने छोटे भाई से डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए थे, उसने एक दुकान के ऊपर डॉक्यूमेंट्स रख दिए थे, तो मैं उस दुकान से डॉक्यूमेंट्स लेकर बस में बैठ गया। और बस में बैठने के बाद मैंने सोचा कि एक कप चाय पी लेता हूँ, इसलिए मैं उसी बस के अंदर किसी चाय वाले को ढूंढने लगा, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई थी, मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर उसके बाद बस पुलिस थाने के पास रुक गई और पुलिस थाने के पास रुकते ही मैं तुरंत ही बस से नीचे उतर गया। और जैसे मैं बस से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मुझे बस के नीचे की तरफ से जो पुलिस थाना नज़र आ रहा था उसके अंदर मुझे काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पुलिस थाना नहीं बल्कि धर्मशाला हो। फिर उसके बाद मैं उसके और अंदर तक चला गया, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके और अंदर जा रहा था तो वैसे वैसे वो पुलिस थाना और भी ज़्यादा सुनसान हो रहा था। बाहर की तरफ तो मुझे कुछ गिने चुने लोग ही नज़र आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पुलिस वाला नहीं था, सभी ऐसे ही गांव वाले थे। और मैं धीरे धीरे उस पुलिस थाने के एकदम अंदर तक पहुंच गया। मैंने बस ड्राइवर को पुराने पुलिस थाने का नाम लिया था और शायद पुराना पुलिस थाना तो यही था, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी नहीं था। ऊपर से जो दरवाज़ा खुला हुआ था उसके आगे मिट्टी लगी हुई थी, जिससे एक बात तो साबित हो रही थी कि इस पुलिस थाने की सफाई काफ़ी दिनों से नहीं की गई है। मगर उसके बाद मैंने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और उस दरवाजे को एक झटका देते हुए एकदम से अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मुझे सामने की तरफ एक बड़ी सी टेबल नज़र आ रही थी और उस टेबल के ऊपर मुझे कुछ गिनी चुनी फाइलें नज़र आ रही थी। सच में मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ पलट गया, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। वहाँ पर सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। मुझे उस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि मैं उस पुलिस वाले को फ़ोन लगाता हूँ, और यही ट्राई करने के लिए जब मैंने अपनी बैग से फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन करने की कोशिश करने लगा तो वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। पुलिस थाने के अंदर मुझे एक बार फिर से नई मुसीबत से सामना करना पड़ रहा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। फिर एक बार मैंने ट्राई किया, लेकिन इस बार भी फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं इतना तो समझ गया था कि फ़ोन नहीं लगने के कारण इस पुलिस एरिया के अंदर आना ही है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। फिर उसके बाद मैं उस थाने से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे मैं उस दरवाजे के पास पहुँचा तो वो दरवाज़ा एकदम से ही बंद हो गया। उस दरवाजे के इस तरफ बंद होते ही मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद मैंने उस दरवाजे को खोलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश काम ही नहीं कर रही थी। लगातार कोशिश करने के बाद भी मैं उस दरवाजे को खोल पाने में सक्षम नहीं था। और उसके बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुमने इस थाने में आने की हिम्मत कैसे की? और उसके बाद इस आवाज़ को सुनते ही जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि 6 फुट की हाइट वाला एक आदमी, जो दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा नज़र आ रहा था और उसकी बाहों की ताकत ये बता रही थी कि वो कोई पुलिस वाला ही होगा। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, मेरी बाइक को जब्त कर लिया गया है और मैं उसी बाइक को छुड़वाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी इतनी सी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, दिमाग से पागल हो क्या? तुम जानते नहीं हो
कि यह थाना काफ़ी सालों से बंद हो चुका है। दोस्तों ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और उसके बाद मैं उस थाने के एक एक कोने को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। मुझे भी इस चीज़ का अब तो एहसास होने लगा था कि ये थाना सच में काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा है, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जब मैं इस थाने के अंदर आया था तो मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन फिर आप इस थाने के अंदर क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं एक चोर हूँ और सालों से इसी थाने की जेल में कैद हूँ। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे यहाँ से निकाल दे, और आज तक कोई ऐसा भी नहीं था जो यहाँ से जिंदा बच कर निकल जाए। अब तुम अपनी मौत के बेहद ही करीब आ चुके हो, जल्दी तुम मरने वाले हो। दोस्तों इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे शरीर में अब अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं समझ गया था कि ये कोई पिशाच है, क्योंकि उस वक्त मेरी नज़रें उसके पैरों पर चली गई थी। दरअसल मैंने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। और इस चीज़ को देखते मैं बुरी तरह से डर गया था और तभी मैं भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाता, अचानक ही उसने मुझे एकदम से पीछे से पकड़ लिया और फिर से पीछे की तरफ खींचकर मुझे नीचे गिरा दिया। गिरने की वजह से मेरा सर ज़मीन से टकरा गया और मेरी कनपटी में मुझे एक अच्छी चोट आ गई। चोट की वजह से मैं अपने सर को सहलाने लगा, लेकिन मेरे सर में अब सीटी बजने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने लगातार बिजलियां कड़क रही हों। और फिर कुछ देर तक तो मैं अपने आजू बाजू में देखता रहा, लेकिन डर के मारे अब मेरे मुंह से कोई आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने उस आदमी के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखा, क्योंकि उस थाने की एक लाइट लगातार चमकने लगी थी। शायद अभी वो टाइम नहीं हुआ था जब वो मुझे मारने वाला था। उसने मेरा एक पैर पकड़ा और वो मुझे घसीटने लगा। इससे पहले कि वो मुझे अपने कमरे तक ले जाता, मैंने एक दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया और अपने आप को रोक लिया। मगर जैसे मैंने उस चौखट को पकड़ा तो अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो आदमी अब मेरे शरीर को छोड़ चुका था और मैं अपनी बॉडी को काफ़ी नॉर्मल महसूस कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे मैं वापस से उठा तो मैंने देखा कि अब वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था और मेरा हाथ किसी ताबीज़ के ऊपर रखा हुआ था। तभी मैंने देखा कि उस आदमी की चौखट के ऊपर एक ताबीज़ बंधा हुआ है और अब उस ताबीज़ को तोड़ना मेरे लिए सबसे अहम काम था। इसलिए मैंने उस दरवाजे की चौखट से सबसे पहले उस ताबीज़ को तोड़ दिया और उसके बाद उसे अपनी कलाई पर बांध लिया। उस दरवाजे की चौखट के ऊपर और भी काफ़ी सारे ताबीज़ बंधे हुए थे, जिनसे ये बात साफ हो रही थी कि इन ताबीज़ की वजह से ये आदमी अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। जब मैंने लाइट की रोशनी में उसका चेहरा देखा तो मेरी रूह कांप उठी थी। इससे पहले मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला दृश्य नहीं देखा था। और उस वक्त मुझे चोट तो काफ़ी आई थी, लेकिन इसके बाद भी मैं किसी तरह उठा और उसके बाद उस थाने से दूर जाकर मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, और जिस वजह से मैं जिंदा बच पाया। दोस्तों उस दिन तो मैं जिंदा बच गया था, लेकिन आज इस घटना को काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी उस पुलिस थाने के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना ठीक नहीं समझा। बस मुझे इतना मालूम है कि वहाँ एक कैदी रहता है जिसकी अचानक ही मौत हो गई थी, और उसके बाद से उसकी आत्मा उस पूरे थाने के अंदर घूमती है, जिस वजह से उसके हर एक कोने पर ताबीज़ बंधे हुए हैं ताकि वो आत्मा वहाँ से मुक्त ना हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।